कह रहे हैं हम आपको बताते हैं। रतलाम में गणेश जी का जुलूस निकाला जा रहा था, यहां पर तो पथराव हो गया, जिसके बाद पुलिस वालों को शिकायत दी गई और आरोप यह लग रहा है कि पुलिस ने शिकायतकर्ताओं पर ही कार्रवाई की। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध भी किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उधर अब चलिए मैहर, जहां असामाजिक तत्वों ने हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव कर दिया। अब चलिए पन्ना, वहां तो अजब गजब मामला ही सामने आया है। एक अस्पताल में लैब टेक्नीशियन ने मुस्लिम शख्स का खून हिंदू मरीज पर चढ़ाने से मना कर दिया। बड़ी बात यह है कि इस हिंदू मरीज का परिवार के लोग ही इस मुस्लिम शख्स को साथ में लेकर आए थे कि भैया हमारे परिजन की तबीयत खराब है, इनका खून चढ़ा दीजिए, लेकिन लैब टेक्नीशियन ने इनकार कर दिया। तो आखिर प्रदेश में कौन है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि सियासतदानों के तो दावे अपने अपने हैं, लेकिन सवाल है सियासत के धर्म संकट का। रतलाम, पन्ना, मैहर, हिंदू मुस्लिम वाला जहर। वो बोल रहे थे कि जाओ इधर से, हिंदू मुस्लिम का, वो मुस्लिम का ब्लड हिंदू में नहीं चढ़ेगा और आप इधर से जाओ, भग जाइए। कोई नेचर सही नहीं था, उन्होंने ऐसे हमें लोगों को भगा दिया था। धार्मिक आस्था पर वार, कांग्रेस बीजेपी में तकरार। तो जब सरकार पोषित करेगी ऐसे मामलों को, लिंचर्स को, तो प्रदेश में होगा क्या? ऐसी खबरें आएंगी। खून में कोई अंतर होता है? जो वो कह रहे हैं कि साहब ये मुसलमान का खून मत चढ़ाओ, जिसको खून की आवश्यकता है, जिसके जीवन मौत का सवाल है, वो तो किसी का भी ब्लड लेगा। मध्य प्रदेश में कानून का राज है और जो कानून हाथ में लेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उसका ना जो अपराधी होता है, ना उसकी कोई जाति होती है, ना उसका कोई धर्म होता है, ना दल होता है। हमने देखा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आता है। यदि छतरपुर के अंदर पुलिस थाने पर, सिटी कोतवाली थाने पर पथराव होता है, एक वर्ग विशेष की भीड़ करती है, तो उस घटना पर कांग्रेस मौन रहती है। लेकिन जब उसके आरोपी शहजाद अली का मकान टूटता है तो कांग्रेस मुखर हो जाती है। रतलाम में गणेश उत्सव के चल कार्यक्रम पर पथराव किया गया। मैहर में हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित किया गया और पन्ना में तो गजब ही हो गया। एक लैब टेक्नीशियन ने तो मुस्लिम शख्स का खून लेने से भी इनकार कर दिया। एक तरफ धार्मिक आस्था पर वार और दूसरी तरफ सियासी तकरार भी शुरू हो गई है। रतलाम, पन्ना और मैहर, आखिर कौन हिंदू मुस्लिम वाला जहर घोल रहा है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। तो आखिरकार कौन है जो प्रदेश में माहौल बिगाड़ रहा है? क्यों हिंदू मुस्लिम वाला जहर बोया जा रहा है? क्या इसकी स्क्रिप्ट राजनीति के इर्द गिर्द है? आज इसी पर महाडिबेट, लेकिन पहले देख लेते हैं सवाल। कौन सवाल रहेंगे, किन किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी आज की महाडिबेट? पहला सवाल रहेगा हिंदू मुस्लिम एकता में आखिरकार कौन विलन है? कौन नहीं चाहता कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई बनकर रहे? अगला सवाल रहेगा धार्मिक आस्था पर वार फिर सियासत क्यों? धार्मिक आस्था वार फिर सियासत क्यों? घटनाओं के पीछे कौन है किरदार? क्योंकि उन किरदारों का बेनकाब होना बहुत जरूरी है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। वीएचपी के नेता हैं दीपक व्यास जी, वो हमारे साथ इस गेस्ट पैनल का हिस्सा है आज। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है ब्रजगोपाल लोया जी, जुड़ चुके हैं मेरे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता है रवि सक्सेना जी, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी जी भी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजगोपाल लोया जी, एक आज पोस्ट किया है एक्स पर इमरान प्रताप गढ़ी ने, कांग्रेस के सांसद हैं राज्यसभा से। मैं पढ़ देती हूं उस पोस्ट को, फिर आपका रिएक्शन इस पर और जो सियासत का धर्म संकट है उस पर भी। मध्य प्रदेश में सत्ता प्रायोजित दंगे की साजिश को रोकने वाले जांबाज पुलिस अधिकारी पुरस्कृत नहीं बल्कि दंडित किए जाते हैं। रतलाम इसका सटीक उदाहरण है। और साथ ही वो सीएम को टैग करते हैं और फिर पूछते हैं क्या यही है आपकी शासन प्रणाली? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि इमरान प्रताप गढ़ी जैसे लोग जो केवल इसलिए सांसद हैं कि अतीक अहमद के सम्मान में कशीदे पढ़ते हैं, केवल इस योग्यता के अलावा कोई योग्यता नहीं है और केवल इसलिए वो सांसद हैं। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में कानून का राज है। इसमें जो भी कानून हाथ में लेगा उसका ना तो धर्म देखा जाएगा, ना उसकी जाति देखी जाएगी, और कोई भी परवाह इस बारे में नहीं की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की जिम्मेवारी है।
इसमें जो गलती करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो जनता में से कोई हो और चाहे प्रशासनिक अधिकारियों में से कोई हो। मगर प्रश्न इस बात का उठता है कि ये जो आपने जो आज मूल प्रश्न रखा है कि इस तरह का माहौल क्यों बना, तो इस तरह का माहौल आप और हम सब जानते हैं कि एक इस देश में और खासतौर से इस प्रदेश में एक ऐसा वर्ग है जिसे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता समय पर उनका तुष्टीकरण करते रहे और तुष्टीकरण के कारण उनका अपना एक स्वभाव बन गया। और वो तुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं करती है, क्योंकि हमारा सीधा सीधा विश्वास है कि संतुष्टि सभी की और तुष्टीकरण किसी का नहीं। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की जिम्मेवारी है। हम उस जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेंगे, परंतु किसी के धर्म और संप्रदाय को देखकर उसे रिलीफ देंगे ये भी संभव नहीं है। ठीक है, एक बात आप समझ लीजिए कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये संदेश बड़ा स्पष्ट दिया है कि कोई 8.5 करोड़ की जनता प्रदेश की हर नागरिक के प्रति बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है। रवि सक्सेना जी वो ये कह रहे हैं, आप करते होंगे पिक एंड चूज न्याय देने में या खुश करने में, लेकिन वो किसी भी वर्ग को वोट की तरह इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर कौन बो रहा है नफरत का जहर? अपर्णा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रतलाम कलेक्टर को जिसने की उस पत्थरबाज को पकड़ा और वो भाजपा का नेता निकला, उसको पुरस्कृत करने के बजाय, उसको सम्मानित करने के बजाय, जिसने सांप्रदायिक सौहार्द को नहीं बिगड़ने दिया, उसे ट्रांसफर कर दिया, उसे प्रताड़ित कर दिया, उसे सजा दे दी। यह है मोहन सरकार। आज जिस तरह का नफरत का बीज इस मध्य प्रदेश में जब से मोहन सरकार आई है, लगातार कभी भगवान महाकाल के ऊपर, कभी आप देखें तो मैहर में जो घटना हुई उसके ऊपर, कभी आप देखें तो जो घटना अभी या रतलाम में हुई उस पर देखें, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है और सब जगह भाजपाई निकल रहे हैं। तो ये कौन बिगाड़ रहा है भाई? सांप्रदायिक सौहार्द जो है, जो सर्वधर्म संभाव है इस देश का, इस प्रदेश का, उसे बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? ये तो मोहन सरकार ही कर रही है ना। जब से मोहन जी आए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक ऐसा काम बताएं जिसपे कि वो कह सके कि मैंने एक ये अच्छा काम करके दिया, एक पॉजिटिव काम किया, ठीक है, एक मैंने ऐसा काम किया जो मेरे सिग्नेचर प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाए। ठीक है लोया जी, शॉर्ट में आपका आंसर, फिर 2 और मेहमान हैं उनको भी शामिल करना है जी। नहीं, मैं तो बड़ी लगातार इसी तरह के मुद्दों पर राजनीति करके प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न कर रही है, परंतु इनके कुछ नेता, खासतौर से उसमें दिग्विजय सिंह जैसे नेता, मैं नाम लोया जी, एक काम बता दीजिए, लोया जी एक काम बता दीजिए, एक मिनट, लोया जी जुमलेबाजी मत कीजिए, एक काम बता दीजिए जो मोहन सरकार के आने के बाद उनके सिग्नेचर प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाए। शहजाद अली मिलता है, आपसे पूछा हूं मैं, आक्रमण समाप्त हो जाता है। किया है, ये रिलीफ भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रहे, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, पढ़ना है, कानून हाथ में लेने की इजाजत पढ़ना ही है मोहन चालीसा, क्योंकि आपकी राजनीति वो है जो आपका अच्छा मामला ठीक है, ये बात करेंगे। अभी 2 मेहमान हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। मौलाना साहब, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल करती है और वो भले ही भेदभाव करती हो, बीजेपी नहीं करती है। लेकिन एक फिल्म का जिक्र मैं करना चाहूंगी, एक डायलॉग बड़ा ही फेमस है, हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं कि मुसलमान के हाथ से निकलने वाला खून भी लाल है, हिंदू के हाथ से निकलने वाला भी खून भी लाल है। लेकिन अब तफसीर बदल गई है, लैब टेक्नीशियन इनकार कर रहा है कि भाई हिंदू का खून मुसलमान को नहीं, मुसलमान का खून हिंदू को नहीं। ये हो कैसे गया, किसने कर दिया? देखिए मोहतरमा, ये इसलिए हो गया कि केंद्र सरकार जी मौलाना साहब, आवाज कहीं बीच में कनेक्शन छूट गया आपका शायद। जी जी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है सर। हेलो, अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर, आ रही है आवाज आपकी। आ रही है सर, आ रही है, बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज आपकी। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है, मिल रही है। देखिए
केंद्र सरकार से लेकर जहां जहां राज्यों में इनकी सरकारें हैं वो यही काम तो कर रही है। मोहम्मद शहजाद के साथ जो भी हुआ, सारी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा कि पहले भी इनकी सरकार थी, उस वक्त वो उसका मकान जो है गैर कानूनी नहीं था। जब मोहम्मद शहजाद सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन में, एक आंदोलन में शरीक हो गया, तो उसका मकान जो है असंवैधानिक हो गया, गैर कानूनी हो गया और उसको तोड़ दिया गया, क्योंकि वो मोहम्मद शहजाद का मकान था। इसको भी ये कहेंगे कि हमने जो है तुष्टीकरण नहीं की, हमने तो कानून का राज किया है, हमने तो। आप बताइए, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपने सुनी होगी, अगर कोई मुजरिम भी है, मुलजिम नहीं, अगर कोई मुजरिम भी है तब भी उसके मकान को नहीं तोड़ा जा सकता। कौन सा कानून का राज है भैया आपका? सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है नहीं तोड़ा जा सकता मकान, और आप मकान तोड़ रहे हैं उसको मुलजिम बनाकर। ये कौन सा कानून का राज है? यूपी में देखिए, मुसलमान का मकान देखेंगे और उस पर बुलडोजर चल जाएगा। अभी शिमला में देख लीजिए, लाखों हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई मस्जिद को तोड़ने के लिए। आज क्या हो रहा है देश में? मुसलमान को, हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं मुसलमानों की वजह से डेमोग्राफी चेंज हो गई, मुसलमानों की वजह से जो है। लेकिन मौलाना साहब, कांग्रेस सरकार के मंत्री ने ही तो अनिरुद्ध जो मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के, सुक्खू सरकार के, उन्होंने तो हाउस के अंदर आंकड़े रखे हैं। सरकारें काम कर रही है बीजेपी की, ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए काम कर रही है, और उसी नफरत का नतीजा है जो आप रतलाम में आपने देखा कि अगर खून लाल है सबका, तो उस टेक्नीशियन की हिम्मत कैसे हो गई, उसने ये कह दिया कि मुसलमान का खून नहीं लूंगा। अगर किसी की जान बचती हो तो मैं खून देने के लिए तैयार हूं, हर आदमी खून देने के लिए तैयार है। हिंदू मुसलमान को दे सकता है, मुसलमान हिंदू को दे सकता है, सिख ईसाई आपस में खून दे सकते हैं। ये कौन सा तरीका भाई कि जी मुसलमान का खून नहीं ले सकते? ठीक है, दीपक व्यास जी, जो नफरत बीजेपी सरकारें देश में और राज्यों में फैला रही हैं, ये जितना चाहे क्या मिठू बनते रहे। गोपाल जी आ रही हूँ, लेकिन दीपक व्यास जी को शामिल कर लेते हैं। ठीक है मौलाना साहब, ठीक है, शायद आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही है। कोई काम ऐसा नहीं है सर, दीपक व्यास जी से साहब, हमारा ये काम अच्छा काम है। दीपक व्यास जी, यहां पर तमाम जो कांग्रेस आरोप लगाती है, या जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं मौलाना साहब की तरफ से भी, कि बीजेपी सरकार धर्म देखकर, नाम देखकर बुलडोजर की कार्रवाई करती है, लेकिन रतलाम में जो हुआ, जिस तरह से पुलिस अधिकारी को हटाया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, उसको लेकर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। सियासत का धर्म संकट क्या है? सियासत इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब ये घटना हुई, आप देखिए पूरे देश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव चल रहा है, एक पूरा ऐसा प्रयोग हो रहा है पूरे देश के अंदर। आप पिछली कई सारी घटनाओं के बारे में देखिए, चाहे वो जगन्नाथ यात्रा हो, चाहे वो नव दुर्गा की यात्रा हो, चाहे वो आपका ये गणेश उत्सव की यात्रा हो, जितनी भी यात्राएं जो अल्पसंख्यक समुदाय जहां पे ज्यादा है वहां से निकलती है, तो वहां पे पथराव होता है, और शांतिपूर्वक तरीके से वहां से यदि किसी प्रकार का कोई अपना सनातन या हिंदुओं का जो यात्राएं निकलती है, उनके ऊपर पथराव होता है। मध्य प्रदेश के अंदर, अब आपको पिछली बार मैं बताऊंगा, खरगोन की घटना, सूरत के अंदर अभी पिछले 3 दिन पहले की घटना है, वहां पे भी पथराव हुआ। तो आखिर तो सरकार किसकी प्रदेश में? ऐसा हर जगह लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? जब भी हिंदुओं का कोई लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हिंदुओं की जो सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ। लेकिन जब भी इस प्रकार की किसी प्रकार की मतलब जो है मुस्लिम क्षेत्र से यदि किसी प्रकार की कोई यात्रा निकलती है, मुस्लिम क्षेत्र भी तो उसी आबादी का हिस्सा है ना, उसी प्रदेश का हिस्सा है ना। हिंसक क्यों हो जाते हैं? हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि जिम्मेदारी या देखना, मैं आपको वही ध्यान दिलाना चाहूंगा, या लोकल इंटेलिजेंस भी तो होता है ना कुछ। बिल्कुल होता है मैडम, बिल्कुल होता है, लेकिन पुलिस फोर्स कितना कम है ये आप भी जानती हैं। वही के वही आपको मैं एक बात फिर से बताना चाहूंगा, जब किसी प्रकार का मुस्लिम धर्म का आयोजन होता है और वो हिंदुओं की बस्ती से निकलता है, तो एक भी पथराव की घटना यदि कहीं पे हुई हो तो आप मुझे बता दीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कभी भी किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम के ऊपर, किसी यात्रा के ऊपर कभी कोई पथराव नहीं किया मैडम। लेकिन हमेशा आप देखेंगे जब भी इस प्रकार की कोई यात्रा हिंदुओं की निकलती है मुस्लिम क्षेत्र से, तो वहां पे डीजे की आवाज कम कराई जाती है। ये आखिर हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? मुसलमानों का जुलूस निकलता है तो हिंदू भाई पत्थर नहीं फेंकते मौलाना साहब, ये कह रहे हैं दीपक व्यास जी।
मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, हाँ जी, ये जितने भी पत्थरबाज 2014 के बाद पैदा हुए हैं, ये आरएसएस और भाजपा की देन है। ये आरएसएस, अरे आप पुराना इतिहास देखिए मौलाना साहब, पुराना इतिहास भी देखेंगे, कभी से ऐसा हो रहा है। आज ये बीजेपी की सरकार की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी में ऐसा नहीं होता है, सभी जगह पे ऐसा हो रहा है। 2014 से पहले मेरे भाई सुनो मेरे भाई, बीच में नहीं बोलते, बुरी बात। ये सारा काम 2014 के बाद क्यों शुरू हुआ? 2014 से पहले भी जुलूस निकलते थे, 2014 के पहले भी इस तरह के आयोजन होते थे, किसी मुसलमान ने कोई पत्थर नहीं मारा। ये 14 के बाद क्यों मार रहे हैं मुसलमान पत्थर? इसकी वजह आप बता सकते हैं? आप इतिहास उठा के देखेंगे, आपको पुरानी घटनाओं से भी आपको पता चलेगा। ब्रजगोपाल लोया जी, अब तो जब सरकारें एक्शन ले रही हैं, कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई का डर तो होना चाहिए ना। जो असामाजिक तत्व है उसके बावजूद इस तरह की घटना, और इमरान प्रताप गरी कांग्रेस तो कह रही है स्टेट स्पॉन्सर्ड है ये दंगे। देखिए, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि मौलाना साहब यहाँ टीवी पर बैठकर जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? मौलाना साहब, कांग्रेस की सरकारों के दौरान इस प्रदेश में 1000 से ज्यादा दंगे हुए हैं, इस देश में 1.25 लाख से ज्यादा दंगे हुए। भाजपा की सरकारें नहीं थी आज के 25 साल पहले। इसके पहले जो दंगे हो रहे थे वो कौन से थे? एक मौलाना साहब रुकाए, आप बीच में नहीं बोलते। आप अभी कह रहे थे कि बीच में नहीं बोलते, अच्छी बात नहीं है, रुकाए मौलाना साहब। मैं फिर से कहता हूँ, आपको एनकाउंटर नहीं दिखता, आपको जगदीश राणा का एनकाउंटर नहीं दिखता, आपको जब हम सच बोलते हैं तो हमारी आवाज को दबाया जाता है। आपको केवल एक गुंडा अतीक अहमद है, उसका एनकाउंटर दिखाई देता है, जिसने सैकड़ों की संख्या में मुस्लिमों की हत्या की है। बड़े गंभीरता से कह रहा हूं, एक बात मैं फिर से कहता हूं, अपराधियों का धर्म और जाति देखकर सरकारें कार्रवाई नहीं करती हैं। प्रश्न तो इस बात का है कि यदि आप शांति की शिक्षा दे रहे होते तो ये अपराधी आते कहां से? दूसरी बात मैं आपसे एक और कह रहा हूं, अभी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को आरोप लगा रहे थे, ये जो शिवाजी सड़कों पर हो रहा है, अरे रुक तो जाए, अभी तो कह रहे थे बीच में नहीं बोलते। अब नहीं, अभी तो आप कह रहे थे बीच में नहीं बोलते, गंदी बात है। खरगोन की घटना में वीडियो फुटेज से कह रहा हूँ, हिमाचल में आप कौन होते हैं? भोपाल से 1100 किलोमीटर दूरी पर है शिमला, बात में पूछा नहीं जाते हैं। रवि सक्सेना जी, कांग्रेस की सरकार के समय में 1000 दंगे हुए, ब्रजगोपाल लोया जी कह रहे दंगों के दाग से आपकी सरकारें भी अछूती नहीं रही हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं, नहीं, मैं तो आप देखिए अपर्णा जी एक ही बात कहना चाहता हूं, आप 10,000 बोल दो, 5,000 बोल दो, 21,000 बोल दो, 1 लाख बोल दो, अरे मुंह ही तो है बोलने के लिए। कोई डेटा हो तो बताएं। मदरसों को शिक्षा दी जाती ये है। लोया जी का तो काम ही ऐसा है, जब भी डिबेट करने आते हैं मनगढ़ंत बातें चालू कर देते हैं। अरे कोई डेटा हो तो बताओ, डेटा है नहीं। पर मैं आपसे चैनल पे ये पूछा, लोया जी चुप करिए जरा, लोया जी प्लीज चुप करिए, लोया जी प्लीज, अच्छा सब एक साथ, लोया जी प्लीज चुप करिए, लोया जी प्लीज चुप करिए। रवि जी हाँ, मैं लोया जी से आपके चैनल पे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि आज जहां जहां भी इस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे भाजपाई क्यों निकल रहे हैं? चाहे गुंडे हों, चाहे बदमाश हों, चाहे वेश्यालय चला रहे हों, कहाँ निकले हैं भाजपाई? चाहे माफियागिरी कर रहे हों, रोज अखबार भरे पड़े हैं, हर जगह केवल भाजपाई निकल रहे हैं। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये भाजपाई लोग जो है अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है जानबूझकर इस प्रदेश का और देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, सर्वधर्म समभाव पर कुठाराघात करना चाहते हैं, सर्वधर्म समभाव जो है उसको बिगाड़ने का षड्यंत्र करते हैं। गली गली में और आपको मालूम है एक जमाना था पूरे नाम बताऊं जब ये भाजपाई जो है, ये लोग जो है केवल और केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं। नहीं अरे भाई, इसे देश में हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, ये सबका देश है, रहेगा। किसने रोका? दीपक व्यास जी, यहाँ पे इस देश के अंदर रहना है तो शांति से रहना पड़ेगा, संविधान का जो है पालन करना पड़ेगा। आपको संविधान का पालन तो हर किसी को करना पड़ेगा ना दीपक व्यास जी। समान कानून की बात आती है, संविधान का पालन तो हर शख्स को करना पड़ेगा भारत के अंदर रहते हुए। नहीं कहा, बिल्कुल करना चाहिए। जब एक समान कानून की बात होती है तब उस समय क्या कर दिया अकेले दिल्ली में, हिंदुओं ने सदैव सम्मान किया है संविधान का। अच्छा, और इस तरीके से नैरेटिव फैला जा रहा है कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। ठीक है मौलाना साहब,
आखिर ऐसा क्या हो गया जो संविधान खतरे में आ गया? ये नैरेटिव नहीं है मेरे भाई। अगर 2024 के इलेक्शन में आप देखें अपने इबादत तो कर रहे हैं। बीजेपी के एक एमपी ने, सुनिए, कोई नहीं बीजेपी रोक रहा है। के एक एमपी ने चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भरी सभा में कहा कि आप हमें 400 पार करा दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। ये नैरेटिव थोड़ा ही है, ये तो सच्चाई की बातें जो आप लोग कहते हैं अपने जलसों में। वीरेंद्र शास्त्री रोजाना कह रहा है आप मेरा साथ इसके दो। पहले कांग्रेस के शासन में कई बार जो है सुधार हुआ है। अरे भाई, ये नैरेटिव बता रहे हैं आप इसको, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। जो बिल्कुल सही बात है। 400 पार करा दो, संविधान बदल देंगे, उनको क्या आप कहते हैं कि ये लोग सही हैं? आप बताइए ईमानदारी से, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये सच्चाई है? संविधान को बदल देना चाहिए, और ये संविधान को बदल तो है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जवाब बिजगोपाल जी देंगे। कहता है कि बिजगोपाल जी को लाइए स्क्रीन पर जी। आप मुस्लिम के मकान तोड़ रहे हैं, आप मुसलमानों को पकड़ रहे हैं, उनके मकान तोड़ रहे हैं, मुसलमानों को पकड़ रहे हैं, उनके मकान तोड़ रहे हैं। जवाब बिजगोपाल जी देंगे। ठीक है बिजगोपाल जी। बताइए आप मुझे, फिर ये कानून, ये न्यायालय, ये करोड़ों रुपए जो सरकार खर्च करती है, क्या फायदा है इनका? हटा दो इनको सबको। एक भी मकान मालिक आज तक कोर्ट जाकर ये नहीं बता पाया कि उसकी भूमि थी और उसने उस पर मकान बनाया था, किसी से अनुमति ली थी। केवल उन मकानों को तोड़ा गया है जो सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनाए गए थे। मैं फिर से जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, एक प्रमाण आप प्रस्तुत कर दें, उसका मतलब तो आप अपनी पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं यहां बैठकर कि आपने जहां जहां मकान टूटे हैं वो कोई मकान निजी जगहों पर नहीं है, कोई मकान लेकर कौम को बदनाम कर रहे हैं। मौलवी साहब, मैं क्या आपकी ये जिम्मेदारी है। बीजेपी की सरकार तो आंख बंद करे बैठी थी क्या? ठीक है, उनको पता नहीं था कि शहजाद ने मकान गलत तरीके से बनाया? पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, उसके बाद मालूम पड़ता है कि वो अतिक्रमण करके बनाई गई है। रवि जी कौन सरकार को पता चला है? सिर्फ अपर्णा जी, मैं पहले एक बात बीजेपी सरकार ने जिससे कार्रवाई कहना नहीं चाहता की। हूं, बताइए आप मुझे। जब आप बुलडोजर चलाते हो तब वो अवैध हो जाती है। उसके पहले सालों साल वो बिल्डिंग खड़ी हुई है, वो इमारत खड़ी हुई है, वो मकान खड़ा हुआ है, वो अवैध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है कि ये अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ये कहते हैं कि वो अतिक्रमण था। ठीक है। अरे भाई, अगर वो अतिक्रमण था तो 10 साल से 20 साल से 25 साल यही बना हुआ है ना कि इस तरह नफरत हो जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? देखा जाता है यही, ये देश सबका है। यहाँ आ गए हैं ये हम देश खून मांगने के हिंदू लिए, का भी है, मुसलमान का भी है, हिंदू का मुसलमान को नहीं, मुसलमान का हिंदू को नहीं। आप मुझे मौलाना जी आप मुझे बताएं, फिर से कह रहा हूं, कौन से जो है इतनी बड़ी मुस्लिम समाज इंतहा हो गई जुलूस निकला, कोई यात्रा कि जिनका मरीज है वो एक साथ बोल रहे हैं आप। लेके गए हैं। करता हूं और एक सेकंड, सब शांत हो जाइए। दीपक व्यास जी, दीपक व्यास जी 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। जी, मैं ये बोलना चाहता हूं, मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम शांति स्थापना करना चाहते हैं, देश में शांति और अमन फैलाना चाहते हैं। क्या ऐसे अमन फैलाएंगे? ठीक है, मौलाना होना साहब ये आपका चाहिए जवाब। कि किसी भी ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, वहां पे पथराव 2002 में जैसलमेर में नंदलाल महाराज पकड़े गए जो आईएसआई को आरडीएक्स सप्लाई करते थे। बाड़मेर में 3 लोग पकड़े गए, संतोष महेश्वरी, विनोद और सुनील, जो आईएसआई के लिए जासूसी करते थे। 2017 में 11 लोग पकड़े गए जिसमें बीजेपी का ध्रुव सक्सेना भी था। 11 लोग पकड़े गए थे और उसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग भी थे जो आईएसआई को जो है यहां की वो दिया करते थे। मेरठ से सतेंद्र नाम का भी परसों आदमी पकड़ा गया, ठीक है, जो विदेश मंत्रालय में काम करता है। खड़े नहीं क्या मुसलमान ही करते हैं सारा काम? इस प्रकार से ये हिंदू जो कांग्रेस की पकड़े जा सरकार- रहे हैं, ठीक है, इतना ही समय था मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी की मां डिबेट में आप सभी का समय देने के लिए। सवाल यहां पर यही बना हुआ है कि सियासत का धर्म संकट तो खड़ा ही है, लेकिन आम लोगों के आगे भी इस तरह से कौन बो रहा है? और बड़ा फैसला, बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। देश में 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा मोदी सरकार के इस फैसले का लाभ। 70 साल से ज्यादा की उम्र वाले बुजुर्ग आयुष्मान योजना में शामिल किए गए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। कैबिनेट से पीएम ई ड्राइव स्कीम को भी मंजूरी मिल गई है। ई बसेस की खरीद के लिए योजना को हरी झंडी दिखाई गई है। 10,900 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए भी पैसे मंजूर किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
तो एमपी की महाडिबेट में इतना ही, लेकिन